गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। लगातार मैं आप सबों को डिस्प्यूटेड जो मुद्दे हैं, खास करके जो विवादित मुद्दे हैं, अलग अलग जो कंट्रोवर्सी होती है, उन पर एक संक्षिप्त वीडियो बनाने का एक सीरीज जारी कर चुका हूँ। पिछले 3-4 वीडियोज आप मेरे वीडियोज देखिए, आपको बेहतरीन वीडियोस के बारे में बताया जा रहा है। सीरीज है ये सीरीज, तो लगातार मिलता रहेगा। सेवा आपकी जारी है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। चलिए, अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं इसके बारे में, ये भी एक संवेदनशील ही है। ये भी आपके मतलब एक तरह से सुरक्षात्मक व्यवस्था, आपके प्राइवेसी और वर्तमान में जो इतना ज्यादा हम लोग इंटरनेट पे मतलब निर्भर हो चुके हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है डेटा सुरक्षा। जी हाँ, डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित जो बिल आने वाले हैं, इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, डेटा फिडुशियरी कौन होता है, हमारे डेटा का किस प्रकार से मैनिपुलेशन होता है, ये मेटा डेटा क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग लगातार इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को बेच रहे हैं, हमारी विचारधाराएं, हमारी सोच, हमारे अप्रोच, हमारे खान पान, रहन सहन, एवरीथिंग दो हम कर रहे हैं इंटरनेट पर बैठे बैठे प्रतिदिन 4-5 घंटा जो हम लोग अलग अलग माध्यम से अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं। क्या आपको पता है आपका डेटा कहाँ जा रहा है, किसके पास है, किसके द्वारा किस तरह से इसका मैनिपुलेशन हो सकता है? सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो में। चलिए देखिए, आपको पता होगा कि सदी के शुरुआत के समय, मतलब सदी मतलब 21वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं। 20वीं सदी चल रही है कि 21वीं सदी चल रही है, यू नो अबाउट दैट। जी हाँ, 2020 खत्म हो चुका है, 21 चल रहा है। 2021 जो है वो काफी कोविड-19 के कारण, या 2020 भी कोविड-19 के कारण काफी प्रभावित रहा। उसके कारण इंटरनेट का वर्डन जो है और भी मतलब एक तरह से और भी लोगों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। ठीक है, नेटफ्लिक्स ने तो एक तरह से धमाल ही मचा दिया है। आप देख रहे हो तरह तरह के सॉफ्ट पोर्न परोसे जा रहे हैं आपके घर पर, आप आराम से इसका एंजॉय लीजिए। लेकिन आपका जो मेंटलिटी है, आपकी जो विचारधाराएं हैं, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है। तो सावधान, आपको कोई आप पर नजर बनाए रखा है। सदी के शुरुआत से ही दुनिया तेजी से बदल रही है। वैश्वीकरण का प्रभाव, नवाचार, जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है। सोचने समझने का जो दायरा है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उस पर एक गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आज के इंटरनेट में सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं है, ये मनोरंजन के अलावा और कुछ भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तेजी से हमारे काम, हमारे जीवन को पूरी तरह से इसको जोड़ दिया है, और उनमें होने वाले थोड़े से भी परिवर्तन हमारे जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। 21वीं सदी पूर्णतः तकनीक और आधुनिकता का एक युग माना जा रहा है। ठीक है, सदी को पूर्ण रूप से तकनीक माना जाए, बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली तकनीक नहीं, कुछ ना कुछ तो है, मनुष्य अपने कर रहे हैं। आज वैश्विक चर्चा डेटा और उससे संबंधित जो डेटा संबंधी जो केंद्र है, उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में जानकारी जरूरी है कि आप सोचिए कि 21वीं सदी में डिजिटल परिदृश्य के आकार और उसके जो भूमिका है, उसके संदर्भ में हमारा डेटा और उसकी सुरक्षा कितना जरूरी है, उसके लिए कानूनी ढांचा का होना कितना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि डेटा की सुरक्षा ही डेटा का सशक्तिकरण है, देश का मजबूतीकरण, देश की प्रगति, देश की नवाचार, सब तो डेटा ही है। डेटा कैन बी एक्ट एज ए फ्यूल, डेटा एक्ट एज ए वाटर, डेटा एक्ट एज ए फूड। तो लेट्स सी, जैसा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में सुन चुके होंगे कि उन्होंने मंत्रिमंडल से डेटा, व्यक्तिगत डेटा जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बिल के बारे में भी बहुत विचार किया है और इसको मंजूरी भी दे दिया, और इस पर चर्चा हो रहा है। लेकिन अभी तक ये मतलब कानून नहीं बना है, इस पर कानून बनने की जरूरत है। उम्मीद है कि विधेयक जल्द ही आने वाला है। डेटा और उसका महत्व जानिए। पहले डेटा किस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है और आपके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, मतलब हम सबों के लिए किस प्रकार से है। समान चाल की बोलचाल में अगर कहें तो, भाषा में अगर कहें तो, डेटा क्या है। देखिए, डेटा क्या है। आप जो मैसेज है, आप जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो पोस्ट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री, जो कुछ खरीदते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, एवरीथिंग, इसके लिए डेटा सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीकी रूप से डेटा को किसी ऐसे जानकारी के समूह के रूप में परिभाषित किया जा गया है कि जिसे कंप्यूटर आसानी से रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। उसके प्रति मतलब एक तरह से डेटा का मैनिपुलेशन हो सकता है। ठीक है, जानकारी आपके दस्तावेज, आपके चित्र, आपके ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या किसी भी अन्य रूप में ये हो सकता है। आपने सबसे प्राथमिक स्तर पर कोई भी डेटा जो आपका डेटा होता है, एक 1 बाइट, एक जीरो का एक समूह होता है, जैसा बाइनरी नंबर से के बारे में आप पढ़े होंगे कभी।
आज के समय में व्यक्तिगत जानकारी का भंडार मुनाफे का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है और विभिन्न बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़े बड़े सरकार और उपयोगकर्ता इसके लगातार गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सरकार और राजनीतिक दल भी अपने नीति निर्माण, अपने चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए सूचनाओं का भंडार उपयोग कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में डेटा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि यह काफी जोखिमपूर्ण है, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई सूचना एक आभासी पहचान निर्मित करती है। हमारे जीवन के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे एटीट्यूड के बारे में, हमारे पर्सनैलिटी के बारे में बताती है वो डेटा, जिसका उपयोग हमें नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो डेटा संग्रहण से संबंधित जो मौजूदा जो कुछ कानून है, नियम है क्या कुछ, देखिए वर्तमान में भारत के पास व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। आईटी एक्ट के जो नियम है उसी पर जनरल रूल लागू होते हैं। आईपीसी एक्ट, सीआरपीसी एक्ट के जो कुछ कानून है वो हमें प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा कोई डेटा से संबंधित जो व्यक्तिगत डेटा है उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई विशेष कानून अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि भारत के पास इस संदर्भ में कुछ प्रासंगिक कानून जरूर मौजूद है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, आईटी एक्ट, ठीक है, सूचना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय अनुबंधन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है 1872 भी शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत डेटा के गलत तरीके से अगर मतलब आपने प्रकटीकरण कर दिया और इसका दुरुपयोग किया तो इसके मामले में आपको मुआवजे के भुगतान के रूप में या फिर सजा भी मिल सकता है। ठीक है, आपको मुआवजा देना पड़ेगा या सजा भी हो सकता है। ध्यान दिए कि न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने 2018 में डेटा प्रोटेक्शन के संबंध में एक मसौदा तैयार किया था। हालांकि इसमें कुछ खास अभी मतलब हलचल नहीं मची है। कुछ बातें अगर देख लिया जाए इसके संबंध में किया कि श्रीकृष्ण समिति के द्वारा जो डेटा सक्षम मसौदा जो तैयार किया था उसमें क्या क्या बातें आखिर कही गई थी। डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक फ्रेमवर्क की सिफारिश की गई। 2017 में न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में 10 सदस्य वाली एक समिति की स्थापना भी की गई थी। इस मसौदे के तहत डेटा फिड्यूसरी अर्थात हमारे जो डेटा को एकत्रित करते हैं, जो नियंत्रित करते हैं, उसको डेटा फिड्यूसरी भी कहा जाता है। उसके द्वारा लोगों के डेटा को, पर्सनल डेटा को प्रोसेसिंग को रेगुलेट और नियमित करने के लिए प्रयास किया गया था। मसौदे में अपने डेटा के संबंध में नागरिकों के कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे डेटा में संशोधन कराना, फिड्यूसरी के पास डेटा जो स्टोर किए गए हैं उसको डिलीट करने के लिए बातें करना। मसौदा में यह भी बात बताया गया कि प्रत्येक डेटा फिड्यूसरी को भारत में स्थित जो सर्वर है उसमें सभी संवेदनशील और पर्सनल डेटा को सर्विंग कॉपी रखनी पड़ेगी। उसके अलावा साथ ही साथ मसौदा में विभिन्न जो क्षेत्र के सभी डेटा फिड्यूसरी के लिए विशिष्ट नियम बनाने और उसके संरक्षण करने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन का भी बात किया गया था। ठीक है, अब डेटा संरक्षण विधेयक 2019, इसमें क्या क्या हो सकता है। डेटा संरक्षण विधेयक में केंद्र मंत्रिमंडल द्वारा जिस डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है वह श्रीकृष्ण समिति के द्वारा तैयार किए गए का एक संस्करण है, मतलब उसको थोड़ा सा एडवांस किया गया, डेवलप किया गया और इसमें सरकार के रोल को और भी मजबूत कर दिया गया है। सरकार इसमें शिकंजा कस गई है। प्राइवेट कंपनियों पर लगाम तो लगाया गया है कि ये हमारे डेटा को गलत इस्तेमाल ना करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन को रोकेंगे, गलत तरीके से इसका किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे नहीं। लेकिन इसमें सरकार का रोल जो है अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रोल और भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक तरह से एक कान से दूसरे कान को पकड़ने का तरीका सिखाया जा रहा है कि सरकार अब प्राइवेट कंपनी से उसके अधिकारों को छीन कर अब अपने पास वो अधिकार रख रही है कि हम डेटा का मैनिपुलेशन करेंगे, हम लोग बताएंगे कि डेटा कहाँ रहेगा। समिति के द्वारा तैयार किए गए मसौदा में ये बात कही गई थी कि सभी डेटा फिड्यूसरी को भारत में सभी व्यक्तिगत डेटा का कॉपी रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों के द्वारा इसका लगातार मतलब आलोचना किया गया है कि ये एक तरह से मतलब डीग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण को रोकने का बात है। इससे सरकारी कंपनियां अपने प्रभाव को ज्यादा मतलब एक तरह से प्राइवेट कंपनियों पर हावी हो जाएगी। केवल विदेश में डेटा ट्रांसफर के लिए सभी व्यक्तिगत सहमति एक तरह से मतलब ठीक नहीं है। हालांकि मसौदे में समान विधेयक में यह भी कहा गया है कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा केवल भारत में ही संग्रहित किए जाएंगे। जितने भी सेंसिटिव डेटाज हैं जो भारत के अलावा कहीं उसको स्टोर नहीं किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी की स्वीकृति कुछ शर्तों का पालन करने के बाद इसे विदेश में प्रसंस्कृत किया जा सकता है। देखिए, फिड्यूसरी के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे सरकार को आवश्यकतानुसार गैर व्यक्तिगत डेटा प्रदान करें। ध्यान दें कि समिति के द्वारा तैयार किया गया मसौदा इस प्रकार के डेटा पर लागू नहीं होगा।
इस विधेयक में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो अपने सभी स्वयं यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को विकसित करे, मतलब यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात की गई है, जबकि इसमें पिछले जो मसौदा था उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन डेटा लोकलाइजेशन का मुद्दा काफी गंभीर हो चुका है। देखिए, डेटा स्थानिक लोकलाइजेशन या कहे तो स्थानीकरण का अर्थ होता है कि भारतीय नागरिकों के संबंधित जानकारी या सूचना को भारत में ही प्रसंस्कृत और संचित किया जाएगा, जमा किया जाएगा। कोई भी कंपनी भारत से बाहर डेटा नहीं ले जा सकती है और ना ही देश के बाहर इनका उपयोग कर सकती है। डेटा लोकलाइजेशन के पक्ष में एक और भी महत्वपूर्ण तर्क किया है कि डेटा लोकलाइजेशन से डेटा संग्रहित करने वाले जो कानून है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, वो किसी अपराध का पता लगाने में और साक्ष्य इकट्ठा करने में उसको एक बल मिलेगा और आसानी से उसका मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता द्वारा जो अपराध का जो दायरा जो है बढ़ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा सकती है। ध्यान दीजिए कि डेटा लोकलाइजेशन स्थानीकरण वह नहीं है जहां जांच एजेंसियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए पारस्परिक कानून, अगर डेटा लोकलाइजेशन नहीं है तो क्या होता है ना, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत दूसरे देशों से हमको मतलब भीख मांगना पड़ता है कि हमारे डेटा का शेयर कीजिए, जो मतलब जल्दी होता नहीं है। जांच एजेंसियों को इससे मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई जानकारों का यह भी कहना है कि लोकलाइजेशन से भारत की इंटरनेट दिग्गजों पर, भारत की जो इंटरनेट दिग्गजों पर क्या होगा, एक तरह से लगाम होगा, तो उससे कर का जो क्षमता है वो बढ़ेगा, मतलब टैक्स इन बायोंसी होगा, टैक्स बढ़ेगी। जहां एक और भारत और चीन डेटा लोकलाइजेशन के पक्ष में है, तो दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, गाफा कंपनियां, वो इसका विरोध कर रही है कि डेटा लोकलाइजेशन ठीक नहीं है, एक तरह से कंपनियों पर लगाम लगा सकता है। सरकार जो है जानबूझकर लोगों के प्राइवेसी पर अटैक करेगी, वो उनके डेटा का मैनिपुलेशन करके उन्हें तंग भी कर सकती है। वर्तमान में भारत की डेटा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, लेकिन भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है, जिसमें भविष्य को लेकर कई भी अधिक संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अतः निर्बाध डेटा प्रवाह से समर्थक देश भारत की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी कंपनियां ये सोच रही है कि भारत डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की ओर बढ़ने जा रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, तो इसके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना जरूरी है, तो उस कंपनियों पर अपनी कंपनियां विचार कर सकती है। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सभी डेटा का संरक्षण पर बल देने से भारत की उन कंपनियों के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है जो वैश्विक विस्तार का आकांक्षा रखती है। डेटा संरक्षण विधेयक संबंधित कुछ हार्डल्स है, कुछ मुद्दे हैं, जो कुछ ग्लिचेज हैं जो उभर कर आए हैं कि नागरिक समाज संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विधेयक में सरकार के द्वारा किए गए अपवादों की काफी आलोचना की है। सरकार ने क्या किया है, बहुत सा अस्पष्ट दरवाजा खोल दिया अपने लिए, ताकि वो नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए अपना मतलब बेहतर लगाम लगाया जा सके, नागरिकों के मतलब प्राइवेसी पर एक तरह से अच्छा तरह से पकड़ बनाया जा सके, व्यक्ति की नाम पर कुछ भी लिख देने, कुछ भी बोल डालने, उस पर कठोर कदम उठाया जा सके। कई डेटा संरक्षक विधेयक को दोधारी तलवार मानते हैं, क्योंकि जिसमें एक तो भारतीयों के डेटा को सुरक्षित रखने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर यह सरकार को, केंद्र सरकार को मतलब एक तरह से छूट दे रही है कि आप नागरिकों की निगरानी कीजिए, नागरिकों पर एक तरह से आप कठोर कदम उठा सकते हैं। साथ ही साथ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सिर्फ डेटा लोकलाइजेशन के माध्यम से डेटा सुरक्षित नहीं की जा सकती है, इसके लिए और भी कदम उठाने पड़ेंगे। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल में विधेयक में जो मौजूदा जो अस्पष्टताएं हैं, जो ग्लिचेज है, जो मतलब वेग बातें हैं, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा है कि इससे भविष्य में अनावश्यक समस्याएं पैदा हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में तकरीबन 1 बिलियन से अधिक आबादी में लगभग 500 मिलियन सक्रिय वेब्स उपयोग करता है और भारत ऑनलाइन बाजार चीन के बाद सबसे बड़ा मार्केट है। और ऐसे में अनिवार्य हो जाता है कि ऑनलाइन बाजार को रेगुलेट करने का प्रयास तो किया जाए, और सरकार का अहम रोल भी है। ध्यान दें कि सरकार ने हालिया डेटा संरक्षण विधेयक के माध्यम से डेटा सुरक्षा और उसके संरक्षण के मुद्दे को संबंधित मतलब सुलझाने का प्रयास भी किया है। हालांकि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि हालांकि इस विधेयक में कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है कि प्राइवेट कंपनियों से हाथ छुड़ाने के बाद आप सरकार के कहीं
मतलब भोगी ना बन जाए, सरकार आपके डेटा का मैनिपुलेशन किसी खास उद्देश्य के लिए ना करने लगे। और ये श्री कृष्ण समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था, जो मसौदा तैयार किया गया था, जो राइट टू प्राइवेसी पर जो चर्चा की गई थी, राइट टू प्राइवेसी अर्थात निजता के अधिकार का कहीं उल्लंघन ना हो जाए, और ये डेटा संरक्षण के साथ साथ आधार बिल पर जो विशेष प्रकार का जो एक तरह से विचार प्रकट किया गया था, वो सरकार वापस उस ओर मोड़ रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को एक बैलेंस कदम उठाना चाहिए, जिससे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की सुरक्षा, उसकी अखंडता, विदेशी संबंध और ओवरऑल देश का इकोनॉमिक बेहतर बना रहे, ताकि देश प्रगति की राह पर चले और व्यक्ति को बिल्कुल और निवेशकों को या कंपनियों को ऐसा ना लगे कि भारत जो है अधिकांश चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे इस प्रकार के सीरीज जारी रहेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।